सर हमने डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। तो अगर आप मुझे काइंडली बताएँ आपके ज़हन में क्या कॉन्सेप्ट है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है? जी, डेप्रिसिएशन जो है सर हम नॉन करंट एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये कि करंट एसेट्स पे अप्लाई नहीं होगी, नॉन करंट एसेट्स पे होगी। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? ठीक है। अच्छा, हमारे पास हमें ये पता चल गया कि नॉन करंट एसेट जो है, ये ऐसा एसेट है जो मुझे 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देता रहेगा। तो सर अब सवाल ये है कि जितना मुझे ये 1 साल के बियॉन्ड फ़ायदा देगा, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम इसका मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी थी, मैंने व्हीकल ली है, ठीक है? व्हीकल मैंने ली है कितने का 30,000 रियाल का आता है कुछ। 30,000 रियाल की मैंने कोई गाड़ी ली है, ठीक है? तो अब सवाल ये है जनाबे वाला कि ये जो गाड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम एट वन नाइट इसकी वैल्यू जो है वो गायब हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं कुछ एस्टिमेट करूँगा कि मेबी ये गाड़ी जो है, ये 3 साल तक मुझे बेनिफिट देती रहेगी। तो अगले 3 साल तक जो बेनिफिट देगी, तो उसमें फिर कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि इस गाड़ी की वैल्यू जब साल बाद मैं कैलकुलेट करूँ, तो थोड़ी कम हो जाए, फिर 2 साल बाद कैलकुलेट करूँ तो थोड़ी और कम हो जाए और 3 साल बाद कैलकुलेट करूँ तो थोड़ी और कम हो जाए। और मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो गाड़ी की वैल्यू लिखनी है कि ये मेरे बिज़नेस का व्हीकल है, ऐसा नहीं है कि मैं तीनों सालों तक ये 30-30 हज़ार का दिखाता रहूँ, मुझे इसकी वैल्यू को सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट करना है, या सिस्टमैटिकली रिड्यूस करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन क्यों होती है? डेप्रिसिएशन ये चीज़ जो है, ये गाड़ी जो है, ये अपनी वैल्यू क्यों लूज़ करेगी इन 3 सालों के दौरान? सर सबसे पहली बात तो ये है कि वेयर एंड टियर, कि जैसे-जैसे ये गाड़ी इस्तेमाल होगी, वैसे-वैसे इसमें फिज़िकल डिटेरियोरेशन आएगी, इसकी फिज़िकल कंडीशन जो है बिल्कुल स्टार्ट जैसी नहीं रहेगी, उसकी वजह से इसकी वैल्यू कम होगी। सर दूसरी वजह ये है कि ये गाड़ी पुरानी हो जाएगी। सिंपली फॉर द फैक्ट कि कोई चीज़ रखे-रखे पुरानी हो जाए, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस, ठीक है जनाब वाला, कि ये गाड़ी जो है मॉडल पुराना हो गया है, नए मॉडल आ गए हैं, तो उसकी वजह से अब ये गाड़ी जो है, इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल नई की नई गाड़ी मैं शोरूम से निकलवाऊँ, घर पे रखूँ और इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करूँ, बिल्कुल नई ब्रांड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उसका अगला मॉडल आएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सिंपली बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वो शोरूम से निकल के मेरे घर में आ गई है, उससे भी उसकी एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ये 2 मेन रीज़न होते हैं, फिर पैसेज ऑफ टाइम होता है। वो पैसेज ऑफ टाइम में ही आपकी ये दोनों ऑब्सोलेसेंस एंड वेयर एंड टियर आ जाती हैं, एटसेट्रा। ये 2 आपके बड़े मेन रीज़न हैं। तीसरा आपने लिखना है तो वो पैसेज ऑफ टाइम आप लिख लेंगे। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि हमारे जो एसेट्स होंगे डेप्रिशिएट, वो कौन से होंगे? वो एसेट्स नॉन करंट एसेट्स डेप्रिशिएट होंगे, करंट एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा। करंट एसेट तो साल के बाद आपकी बुक्स में रखा हुआ ही नहीं होगा, तो डेप्रिशिएट क्या होना उसने, ठीक है? जो एसेट था, वो तो साल के अंदर-अंदर, जो डेटर्स थे, वो तो साल के अंदर-अंदर पे कर चुके होंगे। अगले साल के आखिर में आपके पास कोई और डेटर्स होंगे, कोई और इन्वेंटरी होगी, तो उनको तो मैं डेप्रिशिएट कर ही नहीं सकता। अच्छा, अब डेप्रिशिएट जनाबे वाला मैं करूँ किस तरह से? अ, डेप्रिसिएशन के 2 मेन मेथड होते हैं। कहने को ये बुक्स में आपकी कई दफ़ा लिखा होता है 3 मेथड हैं, लेकिन वो तीसरा मेथड नहीं लिखा हुआ। वो एक और चीज़ है जिसकी अभी हम बात करेंगे। डेप्रिसिएशन के सर हमारे पास जो 2 मेन मेथड हैं, एक हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी? लिख लेते हैं कौन-कौन से होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा क्या होता है सर? दूसरा मेरे पास होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ जी, रिड्यूसिंग ब हाँ जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
ठीक है सर, 30,000 की गाड़ी आती है, नहीं आती है कोई 30,000 रियाल की? अच्छी गाड़ी आ जाती है। चलें सर, गाड़ी की मिसाल लेते हैं कि हमने ये कहा कि गाड़ी आएगी 30,000 रियाल की, और ये गाड़ी जो है ये आपका एस्टिमेट है कि आपको 5 साल तक फ़ायदा देगी। अभी हम स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ये पढ़ रहे हैं, पहले पहले ये देखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देखेंगे। ठीक है सर, इसकी यूज़फुल लाइफ जो है ना, वो आपने कहा है कि 5 इयर्स है, और ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल कुछ इसका बचेगा ही नहीं। 5 साल बाद भी ये जो गाड़ी है, आपको ये लगता है कि इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है उस वक़्त 10,000 रियाल होगी। 10,000 रियाल ये तब भी दे जाएगी। कोई अनरियलिस्टिक असम्पशन तो नहीं लग रहा आपको इसमें से? ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू जो है इसको आप रेज़िडुअल वैल्यू भी कह देते हैं। रेज़िडुअल वैल्यू क्या होती है? अगेन ये स्क्रैप वैल्यू और रेज़िडुअल वैल्यू वो वैल्यू है जिस पे आपका ये एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ़, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उस वक़्त इसकी मार्केट वैल्यू या उस वक़्त अगर मैं इस एसेट को सेल करूँ तो ये कितने का होगा। यहाँ तक फ़ॉलो कर रहे हैं आप मुझे? अब सवाल ये है सर कि मैंने इस एसेट की वैल्यू जो है हर साल कम करनी है। तो सर डेप्रिसिएशन जो हर साल की कैलकुलेट करनी है वो किस तरह से होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर सबसे पहले उसके लिए मैं कैलकुलेट करूँगा व्हाट आई कॉल डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूज़फुल लाइफ, कि जो अमाउंट डेप्रिशिएट करनी है उसको यूज़फुल लाइफ के ऊपर डिवाइड कर दूँ। अब आप कहेंगे कि सर ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? सर डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है हिस्टोरिक कॉस्ट, कि आपकी वो चीज़ थी कितने की, माइनस रेज़िडुअल वैल्यू, आपकी इतने की चीज़ थी, इतनी उसमें से रेज़िडुअल वैल्यू जो है वो आपको आखिर में रिकवर हो जाएगी, जो बच जाएगा वो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी, और यूज़फुल लाइफ आपकी वहीं रहेगी, यूज़फुल लाइफ। तो इस सवाल पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो जनाबे वाला हिस्टो 30,000 होगी, उसमें से 10,000 मैं ये निकाल दूँगा, तो 20,000 का बचा, और 20,000 जो हैं उसको मैंने 5 साल पे डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो 4,000 आएगा। ठीक है जी? तो ये मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर है। ठीक है? अब मैं करके देखता हूँ कि अगर मैं इस तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूँ, तो क्या मेरे एसेट की वैल्यू जो है वो 5 साल बाद 10,000 बचती है या नहीं? कर लेते हैं। सर ईयर 0 पे सबसे पहले देखते हैं, एसेट की वैल्यू कितनी है? एसेट की वैल्यू है 30,000, ऐसा ही है? एक्यूमुलेट ये ईयर 0 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? आज तक इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई, तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है आज की डेट में? ये है 30,000। ये आपने कहीं सेपरेटली ये टर्म्स जो हैं ये सारी नई हैं? जी। जी, ये टर्म्स सारी नई हैं आपके लिए, तो मैं आराम-आराम से इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें सुन भी लें आराम से और समझ भी लें। नेट बुक वैल्यू किसी एसेट की क्या होती है कि एसेट की कितनी कॉस्ट थी टोटल, और आज तक उसकी कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, वो अगर मैं निकाल दूँ तो ये नेट बुक वैल्यू है। इस वैल्यू से ये एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेज़ेंट हो रहा होगा। तो जिस दिन मैंने ये ईयर 0 वो टाइम है। जी, जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। चलो मैं थोड़ी एक्यूमुलेट कहते हैं किसी भी चीज़ को जमा करना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है आज तक इसकी कितनी डेप्रिसिएशन जमा हुई हुई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी, वो यहाँ पे
वो एक टी अकाउंट में जमा होता जाएगा। हाँ जी, मैं भी आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताता भी जाऊँगा। पहले एक दफ़ा हम ये सारी कैलकुलेशंस कर लें, फिर मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये किस तरह प्रेज़ेंट होगा। ईयर 0 का आपने नोट कर लिया? आपने ऊपर वो कैलकुलेशन जो की थी वो नोट कर ली आपने? अच्छा जी। अगली चीज़ ये है कि अब इस एसेट को 1 साल गुज़र गया है, तो ईयर 1 में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैं इसको किस तरह अपनी बुक्स में प्रेज़ेंट करूँगा? सर मैं पहले साल के आखिर में ये कहूँगा जी कि ये एसेट है। सबसे पहले लिख लूँ ईयर 1। तो जनाबे वाला एसेट तो आज भी ये 30,000 का ही होगा। इसकी हिस्टोरिक कॉस्ट कितनी है? 30,000। ये इतने का ही आ गया। लेकिन ईयर 1 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कितनी हो जाएगी? 1 साल की, 4,000 की। 4,000 की। तो जनाबे वाला इसका मतलब ये हुआ कि इस ईयर 1 पे इस एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी है? 26,000। नोट कर लें तो मुझे बताएं, फिर मैं अगली चीज़ अगले साल का लिखेंगे। ठीक है, अगले साल जनाबे वाला हमारे पास क्या होगा? हमारे पास आ जाएगा ईयर 2। ईयर 2 का मतलब है एसेट आपका वही आएगा 30,000 का, क्योंकि एसेट की कॉस्ट उतनी ही थी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, पहले साल आपकी सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन थी 4,000 की। अब दूसरे साल आपकी 4,000 की दोबारा हो जाएगी डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड जो है वो 8,000 हो जाएगी। तो एसेट जो है ये अब आपका आ जाएगा 22,000 का। ये इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ ईयर 2। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है सर, ईयर 2 हो गया, तो ईयर 3 देखते हैं। ईयर 3 में जनाबे वाला क्या होगा? मैंने एसेट लिखा, एसेट की कॉस्ट उतनी ही है। कितनी है? 30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ईयर 3, डेप्रिसिएशन ये आपकी हो जाएगी 12,000। तो जनाबे वाला ये एसेट आपका बच जाएगा 18,000 का। ये आपकी आ जाएगी नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3। अच्छा जी, अगला साल देख लेते हैं। ईयर 4 में क्या होगा जनाब? ईयर 4 वही मेरा एसेट है। कितने का है? 30,000 का ही है। और जनाब वाला आज तक इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? वो है 16,000। और एसेट की वैल्यू बचेगी 14,000। ये इसकी आ जाएगी नेट बुक वैल्यू। और फाइनली ईयर 5 होगा हमारा। ईयर 5 एसेट आ जाएगा वही 30,000 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो जनाब वाला 4,000 से मज़ीद बढ़ जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 20,000। और जनाब वाला नेट बुक वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी कितनी? 10,000। तो सर ये मुझे नज़र आ गया कि मैंने शुरू में जो अजम्पशन लिया था कि इस एसेट की लाइफ जो है वो 5 इयर्स है, और यूज़फुल लाइफ मैंने कहा था 5 इयर्स होगी। और फिर उसी 5 इयर्स के अकॉर्डिंगली अब मुझे नज़र आ रहा है कि उसके बाद मैंने ये कहा था जी एट द एंड ऑफ 5 इयर्स इसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू 10,000 होगी। तो नाउ एट द एंड ऑफ ईयर 5 इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो मेरी बुक में आ रही है वो 10,000 ही है। अच्छा, यही आना था, क्योंकि एक अमाउंट लेके मैंने, और दूसरी चीज़ जो है मैंने ये कहा था जी कि इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो कितनी है? वो मैंने कहा था 20,000 है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी 20,000 है। जितनी अमाउंट डेप्रिशिएट हो सकती थी उतनी ही मैंने डेप्रिशिएट की है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं सर? सिंपल सी है।
हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, कितने से होगा ये? 4000 से डेबिट होगा हर साल इस केस में, और 4000 से ही हर साल क्रेडिट होगा इनका इनकी बुक्स। तो इस तरह से ये इनकी अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग सॉरी डबल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईच ईयर, डबल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी। अच्छा, ये जो बात है ना कि डबल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये मैंने आपको आज तक करवाया नहीं। हमारी ये कई दफ़ा आपके पेपर में पूछ लेता है जी कि डबल एंट्री फ़लानी चीज़ हमने रिकॉर्ड करनी है तो ये करें। तो हम ये डबल एंट्री लिखते हैं और डबल एंट्री के नीचे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हमने उस डबल एंट्री में क्या रिकॉर्ड किया है। तो ये जो चीज़ हम ब्रैकेट में नीचे लिख रहे हैं कि हमने इस एंट्री में क्या किया, जो उसकी डिटेल, इसको नरेशन कहते हैं। वैसे आम तौर पे जब आपके पेपर्स होते हैं ना, तो उसमें कई दफ़ा वो कह देता है कि डबल एंट्री बता दें कि इस चीज़ की क्या होगी, नरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर वो ये ना कहे तो फिर आपने ये नरेशन भी लिखनी है, आपने ब्रैकेट में बताना है कि आपने इस डबल एंट्री में क्या रिकॉर्ड किया। ठीक है जी, आप ये डबल एंट्री ना लिखें। नहीं सर, डेबिट नहीं, आप डबल एंट्री पूरी लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट एंड दोनों लिखेंगे, उसका डबल एंट्री लिखेंगे जी। हाँ जी, नरेशन नहीं होगा तो नरेशन नहीं लिखेंगे, ये है नरेशन जो नीचे लिखी हुई है ना, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये नरेशन है। एंट्री की दो लेग्स में से कोई नरेशन नहीं है, वो तो एंट्री का पार्ट है, डेबिट और क्रेडिट से। अच्छा, अब जो है बुक में हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अच्छा चलें, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, ऐसा करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस जो है, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, ये सॉरी एक तरह से और भी हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आपको वो ये कहे कि यूजफुल लाइफ जो है वो 5 इयर्स है, और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि वो आपको कहे कि यूजफुल लाइफ देने की बजाय वो आपको डेप्रिसिएशन की परसेंटेज बता दे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अगर बताएगा तो फिर आप उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? सर अगर आपको उसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो परसेंटेज होती है, रेट ये डेप्रिसिएशन। सर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिसाल के तौर पे मुझे कहता है 20% है, तो बेशक वो मुझे कहे कि यूज़फुल लाइफ 5 इयर्स है, बेशक वो मुझे कहे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, ये एक ही बात है। क्यों? ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ना, ये मैं किस पे अप्लाई करता हूँ? ये मैं अप्लाई करता हूँ आपको खुश रखे डेप्रिशिएबल अमाउंट पे, डेप्रिशिएबल अमाउंट पे। तो सर इस केस में मेरी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी थी? 20,000, और उस 20,000 पर 20% अप्लाई करें, क्या होता है? 4,000, तो वही आपका आंसर आएगा। तो बेशक वो आपको यूज़फुल लाइफ दे दे, बेशक वो आपको डेप्रिसिएशन रेट दे दे, एक ही बात होगी। और मुझे कैसे पता चला था शुरू में ही कि ये यूज़फुल लाइफ जो है अगर 5 इयर्स है तो डेप्रिसिएशन रेट इसका 20% आएगा? वो इस तरह से 1/5 करें, कैलकुलेटर में क्या होता है? 0.2 या 20%? 0.2 का मतलब होता है 20%, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 इंटू 100, वो आपका 20% आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो यूज़फुल लाइफ को मैं डेप्रिसिएशन रेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और डेप्रिसिएशन रेट को मैं यूज़फुल लाइफ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये एक बात हो गई। तो सवाल में हमने इन्फॉर्मेशन देख के कंफ्यूज नहीं होना जी कि इसने यूज़फुल लाइफ नहीं दी या पर्टिकुलर चीज़ नहीं दी। अच्छा, अब अगली बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इन्फॉर्मेशन किस तरह, अच्छा ये आपने हमेशा याद रखना है
कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है स्ट्रेट लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट पे अप्लाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा जो मेथड देखेंगे उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट पे अप्लाई नहीं होगा, वो किसी और चीज़ पे होगा, वो वहाँ जाके देखेंगे। लिख लें, हाँ जी। For straight line method, depreciation rate is applied on depreciable amount. अच्छा, ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो अगली बात अब हमने जो देखनी है वो ये है जनाब कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो जनाबे वाला पहले देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट के लिए और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे जी। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो ये ABC बिज़नेस है, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा इनकम स्टेटमेंट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड फलाना धमाका, ठीक है। तो मैं अगर ईयर 1 के लिए प्रेजेंट करूं तो क्या होगा, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पोर्शन होगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पोर्शन में आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। और ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 4000। सही है, ये आप आज तक करते आए हैं। आपको हमेशा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ होता था, कैलकुलेट आपने कभी नहीं किया था। अब आपने सीख लिया कि कैलकुलेट किस तरह करना है, और आगे के जो सवाल आप देखेंगे उसमें आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ नहीं होगा, आपने खुद कैलकुलेट करके फिर इस तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखना होगा, ठीक है। अच्छा जनाबे वाला, अगली चीज़ ये हो गई कि ये तो आ गया इसका अकाउंट। अब आ जाते हैं उस पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कि उसमें किस तरह डिस्क्लोज करेंगे। तो भाई आ जाएगा ABC, यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी, एज एट, फिर आगे हम ईयर लिख देंगे। अभी हम लिख रहे हैं ईयर 1 पे, तो ईयर 1 पे हम सर इसको किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी ये क्या चीज़ थी, व्हीकल था, व्हीकल आ जाएगा। अच्छा, इसको दो तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के। एक आपकी बुक में सिखाया हुआ है कि अगर आपने कॉलमनर फॉर्म में करनी है तो कॉलमनर फॉर्म में किस तरह, मैं दोनों तरीके आपको सिखा देता हूँ। कॉलमनर फॉर्म में क्या होता है कि पहले हम लिखते हैं, पहले कॉलम में हम 30,000 जो उसकी कॉस्ट है, दूसरे कॉलम में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं 4,000, और तीसरे कॉलम में हम फिर इसकी नेट बुक वैल्यू लिख देते हैं जो कि कितनी है, 26,000। एक तो तरीका प्रेजेंट करने का ये है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही ड्रॉ करने का दूसरा तरीका जो आपके पास होगा, जो मेथड आप यूज़ कर सकेंगे सर, वो आपके पास होगा, इसको यहाँ ले आता हूँ। तो इसमें ये इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, इसमें जनाबे वाला आप क्या करेंगे, आप ये जो व्हीकल है ये लिखेंगे। अगले कॉलम में ले जाने की बजाय आप इसके नीचे लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपकी आ जाएगी 4,000, और इसके नीचे आप लगाएंगे एक लाइन, और आउटर कॉलम में आप इसकी अमाउंट लिख देंगे कितनी, 26,000।
तो ये 2 तरीके हैं इसको प्रेज़ेंट करने के। आपको हम बुक में देखेंगे क्वेश्चन जब हमारे पास पास पेपर्स के आएँगे, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उसी फॉर्मेट में हम ये कर लेंगे। ठीक है? ये नोट कर लें दोनों, फिर मुझे बताएँ। ये आपने नोट कर लिया, लेकिन ये हमने देखा है कि ये ईयर 1 के लिए है। अगर हमने यही अकाउंटिंग इसी बिज़नेस की ईयर 5 के लिए करनी हो तो उसमें क्या होगा? सर उसमें ये होगा कि सारा फॉर्मेट यही रहेगा बस। हाँ जी। जो इनकम स्टेटमेंट है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा इनकम स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर एसेट, कोई एक एसेट है, मिसाल के तौर पे व्हीकल है, उसका हर साल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड में जो भी उसका वो कैलकुलेशन बन रही होगी। अच्छा, मैं ये क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ कि एक एसेट का, उसकी वजह ये है कि जब आपके पास आगे सवाल आएँगे ना, उसमें आपको कोई एक एसेट, कोई बिज़नेस के पास एक एसेट तो नहीं होता ना, मल्टीपल एसेट्स होते हैं। तो आपने तो सारे एसेट्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल एसेट्स हैं, तो उनको हम किस तरह सबकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, हर एक की जो उसका रिस्पेक्टिव मेथड होगा, जो अमाउंट बनेगी, और फिर उन सारी डेप्रिसिएशंस को ऐड करके इनकम स्टेटमेंट में हम एक फिगर आखिर में शो कर रहे होंगे, जिसको हम कहेंगे कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है एंटिटी का इस साल का। ठीक है? अब मिसाल के तौर पे यहाँ हमने कहा है जी कि इनके पास गाड़ी है। असल में ऐसा तो नहीं है कि इनके पास सिर्फ गाड़ी होगी, इनके पास बिल्डिंग भी होगी, इनके पास मशीनरी भी होगी, तो उन सब की भी डेप्रिसिएशन होगी। गाड़ी भी एक नहीं होगी, मल्टीपल गाड़ियाँ होंगी, और सारी गाड़ियाँ एक साथ भी नहीं खरीदी हुई, वो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टाइम पे खरीदी हैं। तो हर एसेट की अकॉर्डिंग टू इट्स लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू इट्स सिनेरियो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कोई एसेट साल के दौरान लिया है, कोई एसेट साल के दौरान बेचा है, वगैरह-वगैरह, वो सब करके हम जो भी बिज़नेस की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे सबका, और फिर यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अमाउंट आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुँ। देखें, एक एंटिटी थी, लेट्स से कि हमने अभी अज़्यूम किया कि इनके पास सिर्फ़ एक व्हीकल है। कोई बिज़नेस है, उसके पास 3 व्हीकल्स हैं, और उसके पास जो है जनाबे वाला 6 बिल्डिंग्स हैं और 80 मशीन्स हैं। ठीक है जी? हर किसी का सेपरेटली, हर व्हीकल का सेपरेटली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो कैलकुलेट होगा। हर बिल्डिंग का सेपरेटली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा। हर मशीन का सेपरेटली होगा। फिर हम लिखेंगे व्हीकल्स की टोटल डेप्रिसिएशन इतनी बनी, बिल्डिंग्स की टोटल डेप्रिसिएशन इतनी बनी, मशीन्स की टोटल डेप्रिसिएशन इतनी बनी। इन सब को ऐड करके जो हमारा अमाउंट आ रहा होगा, ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है? हर एसेट की और हर क्लास ऑफ एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट होती है। ठीक है? अच्छा, अम, एक चीज़ अभी क्योंकि ज़हन में आ रही है तो अभी बता देता हूँ। अब सवाल एक ये होता है कि डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करें या रिड्यूसिंग बैलेंस यूज़ करें। उस पे तो मैं बाद में बात करूँगा कि वो कैसे डिसाइड करते हैं। एक चीज़ जो हमने देखनी है और ज़हन में रखनी है कि एक दफ़ा एक क्लास ऑफ एसेट के लिए कोई अगर हम डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ कर लें ना, तो फिर सबके लिए वही यूज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये नहीं हो सकता कि एक गाड़ी जो है वो आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस पे हो, एक गाड़ी जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड पे हो। 2 बिल्डिंग्स हैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे हैं, 4 बिल्डिंग्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो वो आपने एक क्लास ऑफ एसेट्स का जो एक क्लास ऑफ एसेट का जो भी डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करेंगे, वही सबके लिए यूज़ करेंगे। वो जब हम ये समझेंगे ना कि क्यों डेप्रिसिएशन मेथड डिसाइड कैसे होता है, तो देन दिस थिंग विल मेक मोर सेंस कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बहरहाल ये ज़हन में अभी एक बात आई थी तो आपको बता दी। अच्छा, इसी के अगर हम ईयर 5 की बात कर रहे थे कि इस एंटिटी के लिए ईयर 5 की अगर हम बात करें, तो इनकम स्टेटमेंट में तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उतना ही जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो इनकी ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो यहाँ पे इनका डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट जो नेट बुक वैल्यू डिस्क्लोज हो रही है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे भी ये याद रखना है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेट बुक वैल्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाती है और हमारी इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ एक्सपेंस फॉर द ईयर जाता है। इनकम स्टेटमेंट में हम सिर्फ इस साल का बताएंगे कि कितना खर्चा हुआ है, बैलेंस शीट में हम बताते हैं कि ये मेरा एसेट है और इसकी आज इतनी वैल्यू है, तो आज की वैल्यू बताने के लिए पिछली सारी डेप्रिसिएशंस मुझे उसमें से लेस करनी पड़ेंगी। समझ आ गई ये बात? ठीक है, आपकी बुक पे ये एक्टिविटी 1 एक दी हुई है, जल्दी से इसकी पिक्चर खींच के यहाँ पे अपलोड करें, मैं फिर इसका सोल्यूशन आपको करवा देता हूँ। ठीक है सर, सबसे पहले इसकी हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमने करना क्या क्या है। सर पार्ट ए में कहा हुआ है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो उसका टी अकाउंट हमने बनाना है। ठीक है जी, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है ये कितने सालों के लिए हमने बनाना है? फॉर ईच ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जनाबे वाला हम उसका देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इस पर्टिकुलर एसेट का कितना कितना निकलेगा। मोटर व्हीकल जो है उसकी कॉस्ट हमारे पास है 18,000। ठीक है, और कॉस्ट में मुझे ये पता है कि आखिर में कितने का ये सेल होगा जनाबे वाला, इसकी सेल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 4,000 है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज़ इक्वल टू 18,000 माइनस 4,000 और ये कि 7 सालों पे ये आपने करना है। ठीक है जी, 14,000 7 सालों में करेंगे तो आपकी 2,000 पर ईयर ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। यहाँ लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, पहले साल से जब हम बनाना शुरू करेंगे, ये किस साल में इसने ख़रीदी है कोई नहीं बताया हुआ, चलें क्या करें, नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ। ठीक है सर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हमारा ब्रॉड डाउन जो है वो उस साइड पे आएगा, ब्रॉड डाउन, हाँ जी। फिर हमारी डबल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 4,000 से। नहीं, कितने आ रही थी? 2,000 आ रही थी ना इसके से जी। तो ये हम लिख लेंगे जनाब वाला 2,000 से। यहाँ पे हम लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। एक ही अकाउंट 7 साल के लिए बनेगा। तो ईयर 1 में जनाब वाला इनका कैरेट डाउन कितना आ जाएगा? ईयर 1 में इनका कैरेट डाउन फिर आ जाएगा 2,000। ठीक है, जो ईयर 1 का कैरेट डाउन है वो ईयर 2 के लिए ब्रॉड डाउन होगा। $2,000 आ गया। इस साल भी इनकम स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी? 2,000 की, और कोई एंट्री नहीं है। ये आपका 4,000 हो गया, ये आपका 4,000 हो गया, तो कैरेट डाउन आपका आ जाएगा 4,000। ठीक है, ईयर 3 में आ जाए तो जनाब वाला ईयर 3 में ब्रॉड डाउन है हमारे पास 4,000।
इनकम स्टेटमेंट में मज़ीद हम चार्ज करेंगे 2000, टोटल हमारा बन जाएगा 6000, ये भी हमारा बन जाएगा 6000, कैरेट डाउन भी आ जाएगा 6000। ठीक है। अच्छा जी, अगले साल हम जाएंगे तो अगले साल जनाब वाला हमारा ब्रॉड डाउन आ जाएगा, ये कौन सा ईयर 4, 6000 इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा 2000। अच्छा जी, टोटल हमारा बन जाएगा 8000, 8000 ईयर 4 हो गया। अच्छा जी, ईयर 5 में क्या होगा? ब्रॉड डाउन आएगा 8000, इनकम स्टेटमेंट में मज़ीद अमाउंट जाएगा 2000, टोटल हो जाएगा 10000, डेबिट साइड पे भी आ जाएगा 10000, कैरेट डाउन हमारा बन जाएगा 10000। ठीक है जी, फिर हमारे पास ईयर 6 आएगा, ब्रॉड डाउन कितना है 10000, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 2000, टोटल बनेगा ये 12000, कैरेट डाउन हो जाएगा 12000। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट ईयर है ईयर 7, ब्रॉड डाउन हमारे पास है 12000, इनकम स्टेटमेंट में हमारे जाएगा 2000, टोटल बन जाएगा 14000, सेम टोटल आ जाएगा 14000, कैरेट डाउन जो है ये भी आ जाएगा 14000। समझ आ गया जी आपको ये? दिस इज़ व्हाट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वुड लुक लाइक। आप जी ठीक है, इसके साथ जो है इन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कैलकुलेट करने का, पार्ट बी जो है, ये पार्ट ए हमने कर लिया, पार्ट बी में कहा हुआ है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शो कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं इस बिज़नेस की। ईयर 1 लिखेंगे। एसेट कौन सा था इनका? गाड़ी है, मशीन है? गाड़ी है। ठीक है, ईयर 1 लिखेंगे। मोटर व्हीकल इनके नॉन करंट एसेट्स में आएगा। ठीक है जी, मोटर व्हीकल की इनकी कॉस्ट कितनी है? 18000। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 2000। और नेटबुक वैल्यू कितनी इनकी बनेगी? 16000। ठीक है जी, तो मैं लिखूँगा ईयर 2, इसमें आ जाएगा एसेट सेम, मोटर व्हीकल कितने का है? 18000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दूसरे साल में हो जाएगी 4000, और नेटबुक वैल्यू इसकी हो जाएगी 14000।
यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये कॉस्ट है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये नेट बुक वैल्यू है। अठारह हज़ार, 6,000, 12,000। ईयर 4 में मोटर व्हीकल्स कितने के जी? 18,000 का ही रहेगा। 8,000 का हो जाएगा, 10,000 का हो जाएगा। ईयर 5 मोटर व्हीकल्स 18,000, 10,000, 8,000। ईयर 6 मोटर व्हीकल्स 18,000 के ही हैं। 12,000 के हैं, गुड। ये 6,000 का हो जाएगा। और ईयर 7 में मोटर व्हीकल्स आ जाएंगे 18,000 और 14,000, और इनकी नेट बुक वैल्यू बचेगी 4,000। तो इस तरह हर साल, अब डिपेंड करता है किस साल की हमसे ये कहते हैं स्टेट प्रोविजन, सॉरी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के लिए।